चलिए आइए अपना सब भाई बैक क्लास जो है, यदि किसी एक्ट के बारे में जानकारी लिए थे तो वो एक्ट था आपका 1892 ईस्वी का एक्ट था। और 1892 ईस्वी के एक्ट के बारे में जानने का कार्य किए थे कि 1892 ईस्वी के एक्ट के तहत जो है क्या क्या कार्य हुए थे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन बन रहा था। उन सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो है अपना सब भाई 1892 ईस्वी के एक्ट का जो है सारा क्वेश्चन कवर करने का कार्य किए थे। 1892 ईस्वी के एक्ट के बाद अब कोई अपना लोगों का नया एक्ट आता है तो वो एक्ट आता है आपका 1909 ईस्वी का जो है भारत परिषद अधिनियम। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि 1909 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम से क्या क्या टॉपिक बनता है, जरा उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले कंडीशन में तो जानिए आप कि 1909 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। आइए जरा इसके बारे में समझते हैं कि 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम क्या कहता है। सबसे पहले तो एक बात जानने का कार्य करेंगे कि 1909 ईस्वी का जो भारत परिषद अधिनियम है तो 1909 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम को यदि कुछ कहा जाता है तो वो कहा जाता है मार्ले मिंटो अधिनियम। मार्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है, अधिनियम कहा जाता है, मार्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है। आप कहेंगे कि 1909 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम क्यों कहा जाता है, तो जाइए जरा इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि 1909 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम क्यों कहा जाता है। आप जो है बैक क्लास में इस बात को पढ़ने का कार्य किए थे कि जो है भारत में अंग्रेजों के सबसे बड़े कोई अधिकारी होते थे तो भारत में अंग्रेजों के सबसे बड़े अधिकारी को यदि कुछ कहा जाता था तो वो कहा जाता था वायसराय या गवर्नर जनरल। वायसराय या गवर्नर जनरल कहा जाता था। तो यहां से इस बात को भी जान रहे हैं कि भारत में अंग्रेजों के सबसे बड़े अधिकारी को वायसराय या गवर्नर जनरल कहा जाता था। लेकिन एक चीज और भी आप जानिए कि ये वायसराय या गवर्नर जनरल जो है भारत का जो है जितना भी रिपोर्ट होता था तो वो कहीं भेजने का कार्य करता था तो वो कार्य करता था भारत सचिवालय में। भारत सचिवालय में, भारत सचिवालय। और आपको यह भी पता है कि भारत सचिवालय को किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो भारत सचिवालय को किसी अन्य नाम से जाना जाता है तो इसे भारत परिषद के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसे भारत सचिवालय बोलिए या आप जो है इसे भारत परिषद बोलिए, दोनों बात बराबर है, भारत परिषद। तो एक चीज आप जानिए कि भारत में जो है अंग्रेजों के सबसे बड़े अधिकारी को आप बोलने का कार्य किए हैं कि इसे जो है वायसराय या गवर्नर जनरल कहा जाता था और ये वायसराय या गवर्नर जनरल अपना रिपोर्ट जो है भारत सचिवालय में देने का कार्य करता था। और ये भारत सचिवालय नामक संस्था जो है कहीं पे कार्य करती थी तो ब्रिटेन की जो राजधानी अभी प्रेजेंट टाइम में लंदन है तो लंदन में ये संस्था थी। और जो है भारत सचिवालय का यदि कोई प्रमुख या अध्यक्ष होने का कार्य करता था तो भारत सचिवालय का प्रमुख या अध्यक्ष को कहा जाता था भारत सचिव या भारत मंत्री। भारत सचिव या भारत मंत्री या भारत मंत्री। तो यहां से इस बात को भी जान रहे हैं कि भारत परिषद या भारत सचिवालय का प्रमुख या अध्यक्ष
कुछ कहलाता था तो उसे भारत सचिव या भारत मंत्री के नाम से जाना जाता था। तो हम बात करेंगे इस पर कि 1909 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम को आखिर मार्ले मिंटो अधिनियम क्यों कहा जाता है। मार्ले मिंटो अधिनियम इस कारण से कहा जाता है कि उस समय यदि हमारे देश में कोई गवर्नर जनरल थे या कोई वायसराय थे तो वायसराय का नाम था मिंटो द्वितीय। वायसराय का नाम यदि आपसे पूछेगा तो आप बोलेंगे कि वायसराय का नाम था मिंटो द्वितीय। लेकिन एक चीज और भी जानिए आप कि उस समय यदि भारत सचिव के पद पर कोई आसीन थे तो या भारत मंत्री के पद पर कोई आसीन थे तो उस व्यक्ति का नाम था मार्ले। इसी कारण से एक चीज जानेंगे कि इस दोनों के कार्यकाल में ही जो है ये एक्ट लाया गया था। इसी कारण से इस एक्ट को मार्ले मिंटो एक्ट के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ आपके दिल दिमाग में ये भी चलता होगा कि मार्ले को हम पहले क्यों लिखे, मिंटो को हम बाद में क्यों लिखे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मार्ले जो था यह भारत सचिव था और भारत सचिव का जो पद होता है वह वायसराय के पद से ऊंचा पद होता है और वायसराय के पद से ऊंचा पद होने के कारण मार्ले का नाम पहले आया है और मिंटो का नाम जो है बाद में आया है। इसी कारण से जो है इस एक्ट को मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है। तो आपको जब भी पूछ देगा कि किस एक्ट को जो है मार्ले मिंटो एक्ट के नाम से भी जाना जाता है तो आप कहेंगे 1909 ईस्वी का जो भारत परिषद अधिनियम है तो 1909 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो एक्ट के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ से और भी बातों को जानते हैं कि जो है क्या क्या अपने सब भाई का फैक्ट बनता है। अब आपको पूछ देगा कि 1909 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो भारत के वायसराय के बारे में तो जान ही रहे हैं कि भारत के यदि वायसराय कोई थे और वायसराय या आप कह सकते हैं गवर्नर जनरल, तो भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल कोई थे तो उस व्यक्ति का नाम था मिंटो द्वितीय। मिंटो द्वितीय। तो मिंटो द्वितीय जो है यानी इस एक्ट के लाने के समय भारत में गवर्नर जनरल के पद पर आसीन थे। अगला जो है यदि पूछेगा आपको कि जो है भारत सचिव के उस समय कौन थे, यानी इस एक्ट के लाने के समय यदि जो भारत सचिव पद पर कोई आसीन थे तो उस व्यक्ति का नाम था मार्ले। लेकिन एक बात और भी आप जानेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जब आपको पूछेगा कि यह एक्ट को जो है किस समिति के सिफारिश पर लाया गया था तो एक चीज जानेंगे सब भाई की इस एक्ट को किसी समिति के सिफारिश पर लाने का कार्य किया था तो उस समिति का नाम था जॉर्ज अरुंडेल समिति। तो जॉर्ज अरुंडेल समिति की सिफारिश पर जॉर्ज अरुंडेल समिति की सिफारिश पर समिति के सिफारिश पर इस एक्ट को लाया गया था। तो 1909 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के बारे में जान गए कि 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है। और मार्ले मिंटो अधिनियम क्यों कहा जाता है तो इसके बारे में अभी जस्ट ही सब भाई जान चुके हैं। दूसरा आपको ये भी पता है कि भारत के वायसराय उस समय कोई थे तो उनका नाम था मिंटो द्वितीय। तीसरा जब आपसे पूछेगा कि 1909 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के समय जो है भारत सचिव के पद पर कोई आसीन व्यक्ति थे तो उस व्यक्ति का नाम था मार्ले। और साथ ही साथ इस बात को जानने का कार्य करेंगे इस एक्ट को भारत में लाने के लिए यदि कोई समिति सिफारिश करने का कार्य किया था तो उस समिति का नाम था जॉर्ज अरुंडेल समिति के सिफारिश पर जो है ये एक्ट को भारत में लाया गया था। अब आगे थोड़ा सा और भी जानते हैं कि इस एक्ट के लाने का जो है कारण क्या था। इस एक्ट के लाने का 3 मुख्य कारण था और इस एक्ट के लाने का जो 3 मुख्य कारण था जरा उसके बारे में भी जान लेते हैं कि वह मुख्य 3 कारण कौन है जिसके कारण जो है इस एक्ट को भारत में लाया गया था। सबसे पहले कंडीशन में तो जानेंगे कि इस एक्ट को लाने का पहला कोई कारण था तो वो था आपका बंगाल विभाजन। और ये बंगाल विभाजन की घटना एक चीज जानेंगे किसी वर्ष हुई थी तो वो वर्ष हुआ था आपका 1905 ईस्वी में जो है ये घटना हुई थी। तो ये बात को भी जान रहे हैं। दूसरा यदि कोई रीजन रहा था इस एक्ट को लाने का तो वो रहा था होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग
आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन। और तीसरा यदि कोई रीजन रहा था तो वो तीसरा रीजन रहा था मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना, लीग की स्थापना। तो ये 3 रीजन था जिसके कारण ये 1909 ईस्वी का एक्ट लाया गया था। तो जब भी आपसे पूछ देगा कि 1909 ईस्वी के एक्ट लाने का या मार्ले मिंटो एक्ट लाने का मुख्य कारण क्या था, तो आप कहेंगे कि 1909 ईस्वी का एक्ट या मार्ले मिंटो एक्ट लाने का 3 मुख्य कारण था। और 3 मुख्य कारण में पहला आपका होगा बंगाल विभाजन, और दूसरा होगा आपका होम रूल लीग आंदोलन, और तीसरा होगा आपका मुस्लिम लीग की स्थापना। लेकिन आप कहिएगा ये बंगाल विभाजन, होम रूल लीग आंदोलन और मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में बताइए, तो इसके बारे में हम आगे डिटेल्स में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी इतना सब भाई इस बात को जान जाइए कि जो है 1909 ईस्वी का एक्ट जो लाया गया था इन्हीं 3 कारणों से लाया गया था। तो ये चीज को जान गए। अब थोड़ा सा और भी देखते हैं कि इस एक्ट के तहत क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, जरा उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। 1909 ईस्वी के एक्ट का लाने के पीछे तो ये कारण सब कोई जान गए, और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या आता है जरा उसको देखते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट को पढ़ने से पहले थोड़ा सा जो है बैक पार्ट को कवर करते हैं, और बैक पार्ट को कवर कर लेंगे तो अभी आसानी से अगले पार्ट को सब भाई समझ जाएंगे। आपने मेरे साथ क्या पढ़ा था कि 1853 ईस्वी का जो एक्ट आया था, 1853 ईस्वी के एक्ट के तहत जो है गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद को 2 भागों में बांटा गया था। और गवर्नर जनरल के जो कार्यकारी परिषद को 2 भागों में बांटा गया था, तो एक तो नाम वही रह गया था जिसे आप कहे थे गवर्नर जनरल परिषद, गवर्नर जनरल परिषद। और दूसरा यदि इसी में से निकल के आया था संस्था, तो उसका नाम था केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद। तो लीजिए यहां से इस बात को भी जान रहे हैं कि 1853 ईस्वी के एक्ट के तहत जो है गवर्नर जनरल के परिषद को 2 भागों में बांटा गया, और 2 भागों में बांटा गया तो एक वही नाम रह गया था गवर्नर जनरल परिषद, और दूसरा रह गया था केंद्रीय विधान परिषद। लेकिन एक चीज और भी जानिए कि जब 1861 ईस्वी का एक्ट आया था, तो 1861 ईस्वी के एक्ट के तहत जो है जानेंगे कि 1861 ईस्वी के एक्ट के तहत इस केंद्रीय विधान परिषद में पहली बार भारतीय को शामिल किया गया था। या आप दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि भारतीय को तो शामिल करने के साथ साथ उसे गैर सरकारी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। और गैर सरकारी सदस्य के रूप में जो 3 भारतीय व्यक्ति को शामिल किया गया था, तो पहले व्यक्ति का यदि कुछ नाम था तो पहले व्यक्ति का नाम आपको पता है कि पटियाला के राजा थे, और पटियाला के राजा का नाम कुछ था, तो उनका नाम था महेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह। दूसरे यदि कोई व्यक्ति थे तो दूसरे व्यक्ति का नाम आपको पता है कि बनारस के राजा थे, और बनारस के राजा का नाम था देव नारायण सिंह, देव नारायण सिंह। और तीसरे व्यक्ति को यदि शामिल किया गया था, तो तीसरे व्यक्ति को जो है उनका नाम था किरण राव, किरण राव। तो ये बात बैक क्लास में सब भाई चर्चा कर चुके थे कि 1861 ईस्वी के एक्ट के तहत जो है केंद्रीय विधान परिषद में जो है पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया था। लेकिन आप यहाँ देखिए कि केंद्रीय विधान परिषद में जो है भारतीय को शामिल किया गया था, गवर्नर जनरल परिषद में किसी भी भारतीय को अभी तक शामिल नहीं किया गया है। लेकिन 1909 ईस्वी का जो ये एक्ट आता है, जिसे आप बोले हैं मेरे साथ कि इस एक्ट को मार्ले मिंटो एक्ट भी कहा जाता है, तो इस एक्ट के तहत पहली बार भारतीयों को जो है गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में शामिल कर किया गया है, या शामिल करने का प्रावधान किया गया है। तो यहां से इस बात को भी जान रहे हैं कि जब आपको पूछ देगा कि गवर्नर जनरल
गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में, जनरल की कार्यकारी परिषद में, कार्यकारी परिषद में, परिषद में पहली बार भारतीय को शामिल किया गया, शामिल किया गया। तो ये बात भी जान गए कि 1909 ईस्वी के एक्ट के तहत जो है ना, गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीय को शामिल किया गया। और आपके दिमाग में ये भी चलता होगा कि वो व्यक्ति कौन थे। तो उस व्यक्ति का यदि कुछ नाम था तो उस व्यक्ति का नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सिन्हा। तो ये भी जान गए। और इन्हें जो शामिल किया गया था वो विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया था, विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। तो आइए इस बात को भी सब कोई जान गए। जब आपसे पूछ देगा कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में जो है शामिल होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो पहले भारतीय व्यक्ति का नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा यदि किसी रूप में सदस्यता लिए थे तो वो विधि सदस्य के रूप में इन्हें जो है सदस्यता दिलाया गया था। और साथ ही साथ जानने का कार्य करेंगे कि जो है इसका जो एक दूसरा पार्ट आता है, और दूसरा पार्ट आता है केंद्रीय विधान परिषद। केंद्रीय विधान परिषद में, केंद्रीय विधान परिषद में, विधान परिषद में सदस्य संख्या 16 से 60 के बीच कर दिया गया था, कर दिया गया था, कर दिया गया था। तो आइए जरा इसको भी समझते हैं कि क्या है। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य संख्या 16 से 60 कर दिया गया था। अपना सब भाई बैक क्लास में क्या पढ़े थे, और वो पढ़े थे क्या कि 1861 ईस्वी के एक्ट के तहत, 1861 ईस्वी के एक्ट के तहत ये प्रावधान किया गया था कि केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य 6 होंगे, न्यूनतम सदस्य 6 तथा अधिकतम सदस्य जो है 12 रखने का प्रावधान किया गया था। 1892 ईस्वी के एक्ट के तहत क्या पढ़े थे कि 1892 ईस्वी के एक्ट के तहत ये प्रावधान किया गया था कि न्यूनतम सदस्य 10 रहेगा, अधिकतम जो है 16 सदस्य रहेगा। लेकिन ये 1909 ईस्वी का जो एक्ट आया था ना, 1909 ईस्वी के एक्ट के तहत ये प्रावधान कर दिया गया कि अब जो है न्यूनतम सदस्य 16 रहेगा और अधिकतम सदस्य 60 रहेगी। तो यहां से इस बात को भी जान गए। जब आपसे पूछ देगा कि किस एक्ट के तहत जो है केंद्रीय विधान परिषद में जो है न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 सदस्यों का प्रावधान किया गया था, तो आप बोलेंगे 1861 ईस्वी का एक्ट। लेकिन जब आपसे पूछेगा कि किस एक्ट के तहत जो है केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम 10 और अधिकतम जो है 16 सदस्यों के रखने का प्रावधान किया गया था, तो आप बोलेंगे 1892 ईस्वी। लेकिन अब जो उसको बढ़ा करके 1909 ईस्वी के एक्ट के तहत कर दिया गया है, तो न्यूनतम 16 सदस्य रहेगा और अधिकतम जो है 60 सदस्य रहेगा। तो अब आपसे यदि पूछेगा कि किस एक्ट के तहत जो है केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम 16 और अधिकतम 60 सदस्य रखने का प्रावधान किया गया था, तो आप जो है बोलेंगे 1909 ईस्वी का जो है ये मार्ले मिंटो एक्ट के तहत जो है न्यूनतम 16 और अधिकतम 60 सदस्य रखने का प्रावधान किया गया था। तो यहां से इस बात को भी जान गए। चलिए अब आगे देखते हैं। अभी तक आपने अब क्या देखा कि जो है केंद्रीय विधान परिषद में भी जो है भारतीय अब शामिल होने लगे हैं।
उसके बाद गवर्नर जनरल परिषद में भी शामिल होने लगे हैं। लेकिन भारत सचिवालय या भारत परिषद नामक संस्था, जो कि कहा जाए कि ब्रिटेन में कार्य करती थी, वहां जो है एक भी भारतीय शामिल नहीं था। उस संस्था में एक भी भारतीय नहीं थे। तो इसी एक्ट के तहत पहली बार भारतीय सचिवालय में दो भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया था। तो लीजिए यहां से इस बात को भी जान गए कि यदि आपसे पूछेगा केंद्रीय विधान परिषद में पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया तो 1861 ईस्वी का एक्ट। यदि आपसे पूछेगा गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीय को शामिल किया गया तो 1909 ईस्वी का एक्ट। और जब आपसे ये भी पूछ देगा कि पहली बार जो है भारतीय सचिवालय में भारतीय को किस एक्ट के तहत शामिल किया गया तो आप बोलेंगे 1909 ईस्वी का एक्ट। और 1909 ईस्वी के एक्ट को आप जानते ही हैं कि इसे मार्ले मिंटो एक्ट कहा जाता है। लेकिन एक चीज और भी जानेंगे, आपसे जो है जब पूछा जाएगा कि जो है भारतीय सचिवालय में शामिल होने वाले दो भारतीय जो ये हैं, इनका नाम क्या था, तो एक व्यक्ति का नाम था केजी गुप्ता, और यदि दूसरे व्यक्ति का कुछ नाम था तो उस व्यक्ति का नाम था सैयद हुसैन बिलग्रामी। तो यहां से ये बात को भी जान गए कि भारतीय सचिवालय में शामिल होने वाले यदि कोई दो भारतीय व्यक्ति थे, सबसे पहली बार जो यदि शामिल हुए थे तो वो थे, उनमें पहला व्यक्ति का नाम आता है केजी गुप्ता साहब का नाम आता है, और दूसरा जो है सैयद हुसैन बिलग्रामी साहब का नाम आता है। ये दोनों व्यक्ति थे जो कि कहा जाए 1909 ईस्वी के एक्ट के तहत जो है इसे पहली बार जो है भारतीय सचिवालय, और भारतीय सचिवालय को जो है भारत परिषद के नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें शामिल किया गया था। तो ये बात को जान गए। अब थोड़ा और भी क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, जरा उसको देखते हैं। इस एक्ट के तहत पहली बार चुनाव का प्रावधान किया गया था। पहली बार चुनाव का प्रावधान किया गया था। अब आप कहेंगे कि ये जो चुनाव तो किस चीज का चुना, तो अभी जस्ट आप मेरे साथ बोले थे कि केंद्रीय विधान परिषद में जो है न्यूनतम 16 सदस्य जो है और अधिकतम अब 60 सदस्य रहेगा। तो वो 60 सदस्यों का जो है कहिए कि केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव का प्रावधान किया गया था। तो ये चुनाव जो है एक चीज जानेंगे कि भारत में जो है इतनी बड़ी आज जो है खाई उत्पन्न कर दिया, जिसका अभी प्रेजेंट टाइम में भी असर देखने के लिए मिलता है। आइए जरा इसके बारे में जानते हैं कि ये चुनाव के बारे में क्या क्या बात आती है, जरा उसको भी देखते हैं। एक चीज जानने का कार्य करेंगे सब भाई, ये चुनाव हालांकि कोई जो है ये विशेष चुनाव नहीं था, ये सीमित चुनाव था और प्रत्यक्ष रूप से ये चुनाव होना था। और सीमित चुनाव जो था तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें जो है कोई विशेष व्यक्ति जो है भाग नहीं लेते, बहुत कम ही जो है व्यक्ति इस चुनाव में भाग लेने का कार्य करते। लेकिन ये चुनाव जो करवाने का कार्य किए थे तो इस एक्ट के समय कोई गवर्नर जनरल थे, तो गवर्नर जनरल का नाम था मिंटो द्वितीय। और ये मिंटो द्वितीय के दिमाग में क्या आया जो कि ये चुनाव करवा रहे हैं। और इस चुनाव से एक चीज जानेंगे कि हिंदू मुस्लिम के बंटवारा का जो है शुरुआत यदि कोई चुनाव माना जाता है तो यही चुनाव माना जाता है। जरा इसको देखते हैं।
ये जो हम मान लेते हैं कि ये 60 सीटों पर चुनाव होना था, तो ये मिंटो साहब क्या बोले कि 60 में से जो है 20 सीट जो है हम दे देते हैं जो है, यानी मान लेते हैं ये चीज की 60 सीट पर जो है, ये कोई फिक्स नहीं है, ये हम बताने के लिए आपको समझा रहे हैं कि 60 में से जो ये 20 सीट हम मुस्लिमों के लिए दे रहे हैं, और मुस्लिमों के लिए जो ये 60 में से 20 सीट दे रहे हैं, तो इसमें 20 सीट पर तो मुस्लिम उम्मीदवार होंगे, और इस 20 सीट पर सिर्फ मुस्लिम लोग ही वोट डालने का कार्य करेंगे। मुस्लिम लोग के अलावा किसी अन्य धर्मों के लोग जो है इस पर वोट डालने का कार्य नहीं करेंगे। जबकि आपको पता होना चाहिए कि इस चुनाव से पहले हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम की एकता का जो है मिसाल पूरे वर्ल्ड में दिया जाता था। इस चुनाव से पहले हमारे देश में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता था, लेकिन यह चुनाव जैसे ही आया तो इस चुनाव के बाद जो है हमारे देश में हिंदू मुस्लिम के आधार पर जो है, धर्मों के आधार पर जो है बंटना शुरू हो गए थे। तो जब आपको पूछ देगा कि पहली बार किस एक्ट के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रारंभ, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रारंभ, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रारंभ, निर्वाचन व्यवस्था का प्रारंभ, निर्वाचन व्यवस्था का प्रारंभ यदि किसी एक्ट के तहत हुआ था तो वो एक्ट था आपका 1909 ईस्वी का एक्ट। और जब आपसे ये पूछ देगा कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, तो इस समय यदि कोई गवर्नर जनरल थे तो गवर्नर जनरल का नाम था मिंटो द्वितीय। तो मिंटो द्वितीय साहब को जो है कहा जाए कि हमारे देश में सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का जनक कहा जाता है। और सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का यदि प्रारंभ माना जाएगा किसी एक्ट को, तो उस एक्ट को का नाम है आपका जो है 1909 ईस्वी का एक्ट है। 1909 ईस्वी के एक्ट के तहत पहली बार जो है कहा जाए कि सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था। और यही चुनाव जो है आज तक इसका असर आपके देश में देखने के लिए मिल रहा है कि चुनाव के समय जो है लोग हिंदू और मुस्लिम जो है अलग अलग धर्मों के आधार पर लोग जो है बट जाने का कार्य करते हैं। नहीं तो जानिए इस चुनाव के आने से पहले देश में हिंदू और मुस्लिम की एकता का बेमिसाल जो है पूरी दुनिया में दिया जाता था कि हिंदू और मुस्लिम जो है सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल करके रहने का कार्य करते थे। लेकिन इस चुनाव के आने के बाद जो है हमारे हिंदू मुस्लिम या अदर धर्मों में धीरे धीरे जो है एक दूसरे से जो है दूरियां बनने का कार्य होने लगा। तो ये कितना बड़ा जो है कहा जाए अंग्रेज भारत में बुरा कार्य करने का कार्य किया है, जिसका असर हम लोग को आज भी देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ से ये बात को जान गए। लेकिन एक चीज और भी जानेंगे कि इस एक्ट को जो है उदार निरंकुशता वाला एक्ट कहा जाता है। तो उदार निरंकुशता वाला एक्ट जब भी आपको पूछ देगा कि उदार निरंकुशता, उदार निरंकुशता वाला एक्ट, वाला एक्ट किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे 1909 ईस्वी का जो ये मार्ले मिंटो एक्ट है ना, इसे उदार निरंकुशता वाला एक्ट कहा जाता है। और किस कारण से कहा जाता है जरा इसको भी समझते हैं। भारतीयों को भारत सचिवालय में जो है शामिल कर लिया गया, भारतीयों को जो है केंद्रीय विधान परिषद में शामिल कर लिया गया, भारतीयों को जो है गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में शामिल कर लिया गया, भारत में चुनाव कराने का भी प्रावधान कर दिया गया। ये सब तो अंग्रेज जो है अपने उदार नीति को दर्शाने का कार्य किया। लेकिन ये कर दिया सांप्रदायिक आधार पर जो यह सीटों का जो बंटवारा कर दिया गया, यह इतना बुरा कार्य किया जिसको किया
आप बता नहीं सकते हैं। इसी कारण से जो है ये उदार का तो कार्य किया, लेकिन साथ ही साथ सांप्रदायिक विभाजन ला करके यह निरंकुशता को जो है दिखाने का कार्य किया। इसी कारण से इसे उदार निरंकुशता वाला एक्ट भी कहा जाता है। तो जब भी आपसे पूछ देगा कि उदार निरंकुशता वाला एक्ट जो है किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे 1909 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम को कहा जाता है। और भारत परिषद अधिनियम 1909 को जो है मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है। ये चीज जान गए, लेकिन एक और भी जानेंगे आपसे। जब ये पूछ देगा 1909 ईस्वी के एक्ट के बारे में कि किस एक्ट के बाद से भारत में फूट डालो और राज करो की नीति का जो है प्रारंभ हुआ था, तो वो है आपका जो है 1909 ईस्वी का एक्ट। यानी फूट डालो एवं राज करो नीति का प्रारंभ यदि किसी एक्ट से माना जाता है तो वो एक्ट है आपका 1909 ईस्वी का एक्ट। क्योंकि आप देख ही रहे थे कि हिंदू और मुस्लिम में जो है दूरी बढ़ाने का कार्य जो है ये एक्ट करवाने का कार्य किया है। इसी कारण से इस एक्ट को फूट डालो और राज करो नीति का जो है प्रारंभिक स्टेज भी माना जाता है। तो यहाँ से ये चीज जान गए। तो जब भी आपको पूछ देगा कि 1909 ईस्वी के एक्ट के बारे में, तो आप तो जान ही रहे हैं, थोड़ा सा रिपीटेशन सब भाई कर लेते हैं। 1909 ईस्वी के एक्ट को मार्ले मिंटो एक्ट कहा जाता है। 1909 ईस्वी के एक्ट के समय जो है यदि कोई भारत में वायसराय या गवर्नर जनरल थे तो उनका नाम था जो है मिंटो द्वितीय था। और साथ ही साथ जानेंगे कि उस समय भारत सचिव पद पर कोई आसीन थे, तो भारत सचिव पद पर आसीन रहने वाले व्यक्ति का नाम था मार्ले। उसके बाद ये भी जानेंगे कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार जो है भारतीय को शामिल किया गया। और गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले यदि कोई पहले भारतीय व्यक्ति थे तो उस व्यक्ति का नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा यदि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में शामिल हुए थे, वो तो विधि सदस्य के रूप में शामिल लेने का कार्य किए थे। उसके बाद जो है भारत सचिवालय में पहली बार जो है 2 भारतीयों को शामिल किया गया। और 2 भारतीयों को शामिल किया गया तो उसमें जो है एक व्यक्ति का नाम था केजी गुप्ता और दूसरे व्यक्ति का जो है यदि कुछ नाम था तो उनका नाम था सैयद हुसैन बिलग्रामी। तो ये दोनों व्यक्ति जो है भारत सचिवालय या भारत परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति को यानी होंगे। और साथ ही साथ ये भी जाने कि पहली बार जो है चुनाव का जो है प्रावधान किया गया था इसी एक्ट के तहत। और ये चुनाव होना था केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों के लिए। और ये चुनाव तो इतना दे गया जिसका जख्म जो है अभी तक कहा जाए कि भारत में नहीं भर पाया है। तो यहाँ तक तो सब भाई जान गए। अब जो अगला एक्ट आता है वो अगला एक्ट थोड़ा सा बड़ा एक्ट है। इसके लिए जो है आपको एक प्रॉपर क्लास मिल जाएगा अगले एक्ट के लिए। तो आज इतना ही रहने देंगे। ऑल दैट्स, थैंक यू। फिर नेक्स्ट क्लास सब भाई मिलता है।